जय हिंद। आज के सेशन में क्लास 12th के बायोलॉजी के तीसरे एक्सरसाइज मानव प्रजनन के तीसरे एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 75 तक देखेंगे, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी कारगर सिद्ध हो सकती है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 51 है आपका, पित्तपिंडक जिसे कॉर्पस ल्यूटियम भी कहा जाता है किस हार्मोन को स्रावित करता है? पित्तपिंडक जिसे कॉर्पस ल्यूटियम भी कहा जाता है किस हार्मोन को स्रावित करता है? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफियन पुटिक पर। ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है? ओवरी में। ग्राफियन पुटक जो है ओवरी में पाया जाता है। ये ग्राफियन पुटक, ये जो ग्राफियन पुटक है, जब मेच्योर हो जाते हैं तब इससे ओवम बाहर आता है। मेच्योर होने के बाद ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होता है। ओवम जब मेच्योर होता है तब ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मीन्स ओवम बाहर आता है, और ओवम बाहर आ जाने के बाद जो बचे हुए भाग हैं वह पीले टाइप का है ना, एक ग्लांस बन जाता है। पीले टाइप का क्या बन जाता है? एक ग्लांस। कौन? बचा हुआ भाग ही एक ग्लांस की तरह काम करने लगता है। ये बचा हुआ भाग को कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। किसका बचा हुआ भाग है? जब ग्राफियन पुटक जो है मेच्योर होकर के है ना, उससे ओव्यूलेशन जब होता है था, ओवम जब बाहर आता है तब जाकर जो बचा हुआ भाग है वह गाढ़े पीले रंग का हो जाता है ना, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम स्वयं एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। और जब ये ग्लैंड है इससे हार्मोन स्रावित होगा, उस हार्मोन को कहेंगे प्रोजेस्टेरोन। उस हार्मोन को क्या कहा जाता है? प्रोजेस्टेरोन। इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की दो भूमिकाएं हैं। एक, जब कोई फीमेल चाइल्ड कंसीव कर लेती है, अर्थात जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब जाकर के। एक, जब फर्टिलाइज नहीं होता है तब जाकर के। तो यदि फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से जो एंडोमेट्रियम लेयर है वह टूट जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से एंडोमेट्रियम लेयर टूट जाता है। यदि कोई फीमेल चाइल्ड कंसीव कर लेती है, अर्थात प्रेग्नेंट जब हो जाती है, तब गर्भाशय की दीवार और भी मरम्मत होती है। गर्भाशय की दीवार क्या हो जाती है? गर्भाशय की दीवार और भी मोटी हो जाती है। गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है ना, दीवार मोटी हो जाती है, और साथ ही गर्भधारण को बनाए रखता है। गर्भधारण को बनाए रखता है। गर्भधारण को बनाए रखता है। और यदि फर्टिलाइज नहीं हो तो एंडोमेट्रियम लेयर टूट जाएगा। टूटने के बाद ये हार्मोन उस गर्भाशय की दीवार को मरम्मत करता है। मरम्मत करके फिर नॉर्मल अवस्था में लाने का कार्य करता है। तो आपने जाना पित्तपिंडक क्या है। तो ग्राफियन पुटक के द्वारा जब मेच्योर होने के बाद ओवम जब बाहर आ जाता है तब जो बचा हुआ भाग है वही कॉर्पस ल्यूटियम कहलाएगा। और कॉर्पस ल्यूटियम स्वयं एक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है, और इनसे जो है प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन बाहर आता है। तो पित्तपिंडक अर्थात कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन। आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन 52 है, गर्भावस्था के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता किस माह देखी जाती है? आप जानते हैं गर्भावस्था, मनुष्य की जो गर्भावस्था होती है वह 9 महीनों की होती है। कितने महीनों की? 9 महीनों की। और हर महीने कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। हर महीने जो है परिवर्तन होता है। तो जैसे ही गर्भावस्था होता है, गर्भावस्था के पहली माह में क्या परिवर्तन होगा, दूसरी माह में क्या परिवर्तन होगा, तीसरी माह में क्या परिवर्तन होगा। गर्भावस्था के पहली माह में, किस माह में?
पहली माह के अंत तक, पहली माह के अंत तक जो है ना, पहला महीना जैसे ही पूरा हुआ 1 माह के बाद या 1 महीना के अंत तक सबसे पहले हृदय बनता है। क्या बनता है? हृदय। दूसरे महीने में जाकर के, दूसरे महीने में है ना, दूसरे महीने के अंत तक, दूसरे महीने के अंत तक जितने सारे अंग हैं वह सभी अंग बन जाते हैं। सभी प्रमुख अंग, हाथ पैर वगैरह जितने सारे अंग हैं सभी प्रमुख अंग बन जाते हैं। दूसरे महीने के अंत तक सभी प्रमुख अंग बन जाते हैं। तीसरे महीने तक जो है जितने सारे प्रमुख अंग तंत्र है वो भी बन जाते हैं। तीसरे महीने तक सभी प्रमुख अंग तंत्र, सभी प्रमुख अंग तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जितने सारे तंत्र हैं ये तीसरे महीने तक बन जाता है। और 3 महीने तक के जो चाइल्ड हैं उसको मानव का लघु रूप कहा जाता है या लघु रूप मानव कहा जाता है। तीसरे महीने के अंत तक, चौथे महीने उसमें डेवलप होता है और 5वें महीने के अंत तक, चौथे महीने इन सब में विकास ही होता है ना, और 5वें महीने के अंत तक जो है, 5वें महीने के अंत तक गर्भ में जो है गतिशीलता दिखाई देने लगती है। गर्भ की गतिशीलता प्रारंभ हो जाती है। किस महीने के अंत तक? गर्भ की गतिशीलता 5वें महीने के अंत तक शुरू हो जाती है। 6ठे महीने तक, 6 महीने के अंत तक जो है पूरे शरीर पर कोमल बाल आ जाते हैं। पूरे शरीर पे कोमल बाल आ जाते हैं, कोमल बाल आते हैं। साथ ही बोरोनिया, जिसे आईब्रो भी कहते हैं, बोरोनिया, और आंख की पलकें अलग हो जाती हैं। आंख की पलकें किस माह में? 6ठे माह के अंत तक आंख की पलकें अलग हो जाती है, पलकें अलग हो जाती है। 7वें महीने में ये मेच्योर हो जाते हैं, 7वें महीने में मेच्योर हो जाते हैं, त्वचा वगैरह सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है ना। इसलिए 7 महीने के बाद भी यदि पार्चुरेशन हो उस चाइल्ड को जीवित रहने की संभावना है। 8वें महीने फिर से हार्मोनल चेंजिंग होते हैं, है ना, और 9वें महीने जाकर मेच्योर चाइल्ड बन जाता है ना। तो 9वें महीने 9 महीनों की अवस्थाएं होती है। मेन विकास अवस्थाएं ये 6 महीने तक ही होती है। तो क्वेश्चन है, पहली गतिशीलता किस माह दिखाई पड़ेगी? गर्भ की गतिशीलता किस माह? 5वें महीना में। किस माह में? 5वें माह में गर्भ की गतिशीलता दिखाई देती है। ऑप्शन सी राइट है। 53 है, सगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण में विकसित हो जाते हैं। तो दूसरे माह के अंत सभी प्रमुख अंग, हाथ पैर जितने सारे अंग हैं सभी अंग आपको दूसरे माह के अंत तक, क्या पूर्ण रूप से जितने सारे अंग हैं अर्थात पूर्ण रूप से सभी अंग बन जाते हैं। कितने माह के अंत तक? दूसरे माह के अंत तक। 54 है, माता के शरीर से पोषक भ्रूण में किसके द्वारा पहुंचते हैं? माता के शरीर से पोषक पदार्थ जो है भ्रूण में किसके द्वारा पहुंचते हैं? सबसे पहले ये जान लीजिए गर्भ है ना, गर्भ का जो है किस तरह से विकास होता है। गर्भ कई झिल्ली से घिरा होता है, इतना जान लीजिए। गर्भ किससे घिरा होता है? कई झिल्लियों से घिरा होता है। गर्भ कई झिल्लियों से घिरा होता है, कई झिल्लियों से घिरा होता है। इसी झिल्ली को कोरियोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरियोन। जो ये कई झिल्ली से घिरा होता है इसी झिल्ली को कहा जाता है कोरियोन। गर्भ कई झिल्ली से घिरा होता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाएगा? कोरियोन कहा जाता है। अब जाकर के इस पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध निकलते हैं। कोरियोन के ऊपर क्या होता है? अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध निकलते हैं, अनेक प्रवर्ध। इस प्रवर्ध को विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई। उंगली के समान अनेक प्रवर्ध जो निकलेंगे उस प्रवर्ध को क्या बोला जाता है? विलाई कहा जाता है। और विलाई जो है गर्भाशय की दीवार में धंस जाता है। ये विलाई क्या होता है? गर्भाशय की दीवार में धंस जाता है, गर्भाशय की दीवार में धंस जाता है, संपर्क स्थापित कर लेता है। कौन? विलाई, है ना। उसके बाद जाकर जो है बिलाई, और जब धर जाता है बिलाई और गर्भाशय का जो संपर्क क्षेत्र होगा उस संपर्क क्षेत्र को कहते हैं अपड़ा।
क्या कहेंगे, अपरा। इसी के द्वारा पोषक पदार्थ चलते हैं, पहुंचते हैं, है ना, गर्भ को। और अपरा से एक मजबूत डोरी जैसी संरचना निकलती है। इस अपरा से क्या होती है, मजबूत डोरी की समान संरचना निकलती है, मजबूत डोरी के समान संरचना निकलती है। इस संरचना को एम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्बिलिकल कॉर्ड, एम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। और ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, एम्बिलिकल कॉर्ड माता और गर्भ के बीच संपर्क, है ना, अंग है। एम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, माता और गर्भ के बीच का संपर्क अंग, माता और गर्भ के बीच का संपर्क अंग है, बीच का संपर्क अंग है। और इसी के द्वारा जो है ना, गर्भ में आवश्यक पोषक पदार्थ इसी एम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा बच्चों को जाते हैं, और जो गर्भ के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ वह बाहर आते हैं, है ना। एम्बिलिकल कॉर्ड तो ऑप्शन में है नहीं, ये क्या कहलाएगा, अपरा। क्या कहलाएगा, अपरा। अपरा को इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलेंगे, अपरा को इंग्लिश में प्लेसेंटा बोला जाता है, अपरा को इंग्लिश में प्लेसेंटा, है ना। तो माता के शरीर से पोषक जो है भ्रूण में किसके द्वारा पहुंचते हैं, तो सही आंसर होगा सी, प्लेसेंटा, जिसे अपरा भी कहा जाता है। 55 है, ग्रीवा पाया जाता है। ग्रीवा जो है आपको गर्भाशय और भेजिना के बीच का, है ना, बीच का भाग है, अर्थात गर्भाशय के बड़ी और भेजना अर्थात योनि के बीच में पाई जाती है। ग्रीवा को इंग्लिश में सर्विक्स भी कहते हैं। कहाँ पाई जाती है, फीमेल के गर्भाशय के बड़ी और भेजिना के बीच में पाई जाती है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 56 है, कौन सा हार्मोन प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है। तो आप जानते हैं जब प्रसव होने को रहता है तो उस समय शरीर में काफी बदलाव होता है, शरीर में काफी बदलाव, है ना, जो कि हार्मोन के द्वारा होता है। उसी में से एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ये जो है गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है ना, जिससे गर्भाशय की थैली फट जाती है और बेबी जो है बाहर आते हैं। ऑप्शन सी सही है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है। क्वेश्चन 57 है, एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा एमनियोटिक द्रव का विश्लेषण होगा। किसका, एमनियोटिक द्रव का। ऑप्शन बी राइट है। एमनियोटिक द्रव का विश्लेषण कौन, किसके द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा, एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया द्वारा। 58 है, किसकी उपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता। किसकी उपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता। देखिए फीमेल के लिए रोधक साधन के रूप में कॉपर टी, लोप, ये सब अवेलेबल है। कॉपर टी में क्या, कॉपर आयरन रिलीज होगा, और जब कॉपर आयरन रिलीज होता है तो निषेचन नहीं हो सकता। ऑप्शन होगा कॉपर। ऑप्शन सी सही है, Cu। कॉपर की उपस्थिति में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। 59, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है ना। आप जो जानते हैं ओवम और स्पर्म जब फर्टिलाइज करता है तब क्या बनता है, जायगोट बनता है। और जायगोट में लगातार कोशिकीय विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन जारी रहता है। जायगोट जो है प्रथम बार 2 भागों में बढ़ते हैं। कितने भागों में बढ़ जाते हैं, 2 भागों में बढ़ जाते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे आ जाते हैं यूटेरस में, और यहाँ तक आकर के विभाजन ये जारी ही रहता है, और ये आकर के खोखली गेंदनुमा संरचना में बदल जाती है, जिसे ब्लास्टोमियर कहा जाता है, ब्लास्टोमियर। उसके बाद जब ये 16 कोशिकीय अवस्था वाला हो जाता है, कितने कोशिकीय वाले, 16 कोशिकीय अवस्था वाले, तब ये कहलाता है
मोरूला। 16 कोशिकीय अवस्था वाले में क्या कहलाएगा? ये मोरूला कहलाता है। 16 कोशिकीय अवस्था में ये मोरूला। उसके बाद ये स्थापित हो गया मोरूला, तब जाकर के अन्य अंग वगैरह सब धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। भ्रूण का जो कोशिकीय अवस्था है उसे क्या कहेंगे? मोरूला कहेंगे। मोरूला कोशिकीय अवस्था को क्या कहा जाता है? मोरूला कहा जाता है। 60 है, अंडाणु को भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। कोपुलेशन प्रक्रिया के द्वारा जो सीमेन फीमेल के भेजना में इजुकुलेट हुआ, वहां से स्पर्म ओवम को भेदने की तैयारी करने लगती है और फैलोपियन ट्यूब तक तैयारी करता है न, जब तक ओवम को भेद नहीं देता है। और ये प्रक्रिया जो है कैपेसिटेशन कहलाती है। अंडाणु को भेदने से पहले शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाएगा? कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन कहाँ होता है? कैपेसिटेशन फीमेल के जनन अंगों में या जनन तंत्रों में कैपेसिटेशन स्टार्ट होता है। 61 है, यौवनारंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र। जैसे ही फीमेल कोई बालिका अपने प्यूबर्टी एज में आती है, 10 से 12 की उम्र में पहुंचती है, तो उसमें परिवर्तन होना शुरू हुआ, जो परिवर्तन यौवनारंभ कहलाएंगे। और यौवनारंभ में ही आवर्त चक्र अर्थात मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगा। और पहली बार जो आते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसको कहा जाता है रजोदर्शन। पहली बार के आवर्त चक्र को क्या कहा जाता है? रजोदर्शन। ऑप्शन सी राइट है। और सबसे अंतिम बार जब कोई फीमेल लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में पहुंचती है, तब अंतिम बार जो आवर्त चक्र आती है उसको रजनोवृत्ति कहा जाता है। 62 है, पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है। तो जितने सारे संरचना बनते हैं उसमें आपको जनन स्तर के द्वारा बनते हैं। जिसके द्वारा? जनन स्तर के द्वारा। कौन बनाते हैं जनन स्तर? ब्लास्टोसिस्ट की कोशिकाएं, है ना। कितने जनन स्तर होते हैं? 3 गो, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इन्हीं 3 स्तर के द्वारा शरीर की सभी संरचनाएं विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 63 है, भ्रूण को 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? अभी यहाँ देखिए कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाएगा? मोरूला। और मोरूला में कितना रहेगा? 16 कोशिकीय रहेगा, तो क्या कहलाएगा? मोरूला। अगर मोरूला कितने कोशिकीय अवस्था है? 16 कोशिकीय अवस्था। 16 कोशिकीय अवस्था ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 64 है, स्त्रियों में रजनोवृत्ति की उम्र होती है। रजनोवृत्ति अर्थात जब जीवन काल के अंतिम बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है तो उसे क्या कहते हैं? रजनोवृत्ति। और उसकी उम्र है 45 से 50। 45 तो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन बी सही होगा। 50 वर्ष की आयु में रजनोवृत्ति की उम्र होती है। 65, मासिक चक्र के दौरान किस दिन अंडोत्सर्जन अर्थात ओव्यूलेशन होता है? ओवरी से ओवम बाहर आता है किस दिन? जिस दिन मासिक चक्र हुआ उसके दौरान जो है किस दिन ओवम बाहर आता है अर्थात अंडोत्सर्जन होता है। तो अब बताए थे लगभग 14वें दिन। कौन सा दिन? 14वें। तो 12 से 14वें दिन ओवम जो है बाहर आ सकते हैं ओवरी से, अर्थात ओव्यूलेट हो सकते हैं 12 से 14वें दिन। ऑप्शन बी राइट है। 66 है, मनुष्यों में निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। जैसे ही फर्टिलाइज किया और वह जायगोट हो गया और तुरंत ही विभाजन शुरू हो जाती है ओवम में। ओवम जैसे ही फर्टिलाइज किया जायगोट बना और जायगोट में समसूत्री विभाजन स्टार्ट हो जाती है तुरंत ही। कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में ही। फर्टिलाइजेशन भी फैलोपियन ट्यूब में होता है और पहली बार से विभाजन भी फैलोपियन ट्यूब में होती है। सबसे पहले विभाजन कहाँ शुरू हो जाता है ना? तो विभाजन हो जाता है आपको फैलोपियन ट्यूब में, अर्थात जब अंडा फैलोपियन नली में होता है तब, है ना, जायगोट में, है ना। जैसे ही ओवम में स्पर्म फर्टिलाइज किया अर्थात जायगोट बना, विभाजन शुरू। तो जब अंडा फैलोपियन नली में होता है उसी समय निषेचित अंडाणु में विभाजन शुरू हो जाता है। 67 है, मासिक चक्र के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन का क्रम है। देखिए जितने सारे सेक्स हार्मोन हैं उसको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। कौन सी ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं। और इससे जो स्रावित हार्मोन है FSH, यही जो है FSH हार्मोन ही जनन क्रिया के लिए
उत्तरदायी है, सबको कंट्रोलिंग करते हैं। और एफएसएच हार्मोन के बाद फीमेल का जो ओवरी है, ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन। और एस्ट्रोजन हार्मोन जब बनते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन के बाद जब ओवम मैच्योर होकर के बाहर निकलता है तो जो बचा हुआ भाग है वह बन जाता है कार्पस ल्यूटियम, और उससे प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्राव होता है, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन। तो क्रम से यदि चले हम तो पहले आपका आएगा एफएसएच, फिर आएगा एस्ट्रोजन, फिर आएगा प्रोजेस्टेरोन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एफएसएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन आपका सी में है, ऑप्शन सी राइट है। एफएसएच का स्राव कौन? पिट्यूटरी ग्रंथि, एस्ट्रोजन का ओवरी अर्थात अंडाशय, और प्रोजेस्टेरोन का कार्पस ल्यूटियम। 68 है, शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है? शुक्राणु अर्थात स्पर्म, स्पर्म किसके द्वारा बढ़ते हैं? तो टेल अर्थात पूंछ के द्वारा। किसके द्वारा? टेल अर्थात पूंछ, ऑप्शन डी राइट है। 69 कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन क्या है? जैसे ही सीमेन फीमेल की वेजिना में इजेकुलेट होता है तो स्पर्म जो है ओवम को भेदने की तैयारी करना शुरू कर देता है। इसी प्रक्रिया को कैपेसिटेशन कहते हैं। ओवम को भेजने से पूर्व स्पर्म की जो तैयारी है, शुक्राणु जो तैयारी है, वह कैपेसिटेशन कहलाता है। और ये स्टार्ट कहाँ हो जाता है? मादा जनन मार्ग में। कहाँ स्टार्ट होता है? मादा जनन मार्ग में, अर्थात भेजिना से स्टार्ट होता है, बलवा भेजिना से स्टार्ट होता है, भेजिना से होते हैं यूटेरस, यूटेरस होते हुए फैलोपियन ट्यूब। जब तक ओवम को भेद नहीं देता तब तक ये तैयारी में ही रहता है ना, मादा जनन मार्ग में होता है। क्वेश्चन 70 है, एमटीपी का पूर्ण रूप है। एमटीपी जो है एक डॉक्टरी मेथड के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा गर्भ का समापन कहलाता है। एमटीपी का फुल फॉर्म मेडिकल टर्मिनेटिंग ऑफ प्रेगनेंसी होता है। क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी का फुल रूप मेडिकल टर्मिनेटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भ में ही पल रहे भ्रूण को गर्भावस्था से पूर्ण समाप्त कर देना, ये एमटीपी कहलाता है ना। एमटीपी का सुरक्षित काल जो है वह आपको 3 माह है, प्रथम 3 माह, और घातक काल पूछेगा 6 महीना के बाद। 6 महीना पूर्ण होने के बाद एमटीपी जो है ये घातक काल होता है। इसमें माँ और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों को जान का खतरा हो सकता है ना। एमटीपी का सुरक्षित काल 0 से 3 माह, अर्थात प्रथम 3 माह। घातक काल पूछ देगा 6 महीना पूर्ण होने के पश्चात, गर्भावस्था के 6 महीना पूर्ण होने के बाद। 71 है, फेलोपियन नलिका के अग्रभाग पर अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? फेलोपियन नलिका का जो अगला भाग है, सबसे प्रारंभिक भाग, ये ओवरी के पास होता है और यहाँ पे कीपनुमा संरचना होती है। इस कीपनुमा संरचना के ऊपर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं, उसे फिम्बरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिम्बरी। फिम्बरी का काम क्या होता है? ओवरी से जैसे ही ओवम बाहर आया उसे पकड़ करके फेलोपियन ट्यूब में प्रवेश करा दिया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है ना, ओवम को फेलोपियन ट्यूब में प्रवेश कौन कराता है? तो फिम्बरी। फिम्बरी पकड़ के फेलोपियन ट्यूब में प्रवेश कराता है। बताता है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को ही फेलोपियन ट्यूब कहेंगे, अंडवाहिनी को ही फेलोपियन ट्यूब बोलेंगे। अंडवाहिनी का अंतिम भाग किससे जुड़ा था? यूटेरस से, है ना। तो अंतिम भाग को क्या कहते हैं? यूटेरस से जो जुड़े हुए भाग है, जो अंतिम भाग है, उसको इस्थमस कहा जाता है। इस्थमस। क्या बोला जाएगा? इस्थमस। ऑप्शन ए राइट है। 73 है, छोटी सी अंगुलीनुमा संरचना जो मूत्र छिद्र के ऊपर दोनों लेबिया मेजोरा के जुड़ने के स्थान पर पाई जाती है, कहलाती है। तो यूरिन पास होने का जो छिद्र है वहां पर एक उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है, जहां पर दोनों लेबिया मेजोरा जुड़ते हैं उसके स्थान पर। इसको क्लाइटोरिस बोला जाता है। क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो है कोपुलेशन में उत्तेजना पैदा करता है। कोपुलेशन के लिए उत्तेजित करने का काम कौन? क्लाइटोरिस। कहाँ पाई जाती है? मूत्र छिद्र के ऊपर, दोनों लेबिया मेजोरा जहां जुड़ते हैं उसी के स्थान पे
क्लाइटोरिस उंगलीनुमा संरचनाएं होती है ना, और ये कोपुलेशन के लिए उत्तेजित करता है। 74 है कोरक अर्थात ब्लास्टुला की गुहा कहलाती है। ब्लास्टुला की जो गुहा है उसको ब्लास्टोसील बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लास्टोसील। ब्लास्टुला की गुहा को ब्लास्टोसील कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट है। 75 है साधारणतः 2 मासिक पीरियड में कितने दिनों का अंतर होता है? यह अंतर आपको 28 से 30 दिन का 28 से 30 दिन का 28 से 30 दिन का अंतर रहता है 2 मासिक पीरियड्स में या मासिक स्राव में या आवर्त चक्र के 2 आवर्त चक्रों के बीच कितने दिन का? 28 से 30 दिन का अंतर होता है। ऑप्शन डी राइट है।